ओके गाइस, स्टार्ट करें आज की क्लास। तो पिछले पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था सेक्शन नंबर 101 एंड 102। ओके एवरीवन, ठीक है। आज मूव करेंगे सेक्शन 103 की ओर, बट सेक्शन 103 के पहले मूव करने के पहले, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी अभी तक देख चुके हैं वो रिवाइज करते हुए गाइस आगे बढ़ते हैं। ओके राइट गाइस, चलो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सबसे पहले हमें बात किया सर सेक्शन 96 जो बात करता है सर किसके बारे में? एजीएम। सर एजीएम में फर्स्ट एजीएम का टाइम लिमिट कितना है? इट शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उसमें अगर कंपनी जनवरी से मार्च के बीच में इंकॉर्पोरेट होती है तो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ये मार्च के जगह पे अगले 31 मार्च तक है, यानी वहां से 9 मंथ्स आपको कैलकुलेट करना है। ऐसा नो सर, फर्स्ट एजीएम को लेके कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। फिर बात करते हैं सर सब्सिक्वेंट एजीएम। सब्सिक्वेंट एजीएम के सर 3 रूल्स है, विच एवर इज अर्लियर। नंबर 1, साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर एक एजीएम हो जानी चाहिए। नंबर 2, पिछले एजीएम और इस एजीएम के बीच में गैप 15 मंथ्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, और हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए। सर सब्सिक्वेंट एजीएम में एक्सटेंशन को लेकर रूल है, यहाँ पे आरओसी सफिशिएंट रीजन पे आपको एक्सटेंशन दे सकता है मैक्सिमम 3 मंथ्स तक। बाकी टाइम ऑफ एजीएम बिजनेस आवर्स में होना चाहिए। डे कैन बी एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे, और प्लेस या तो रजिस्टर ऑफिस के अंदर होना चाहिए या सिटी टाउन और विलेज ऑफ रजिस्टर ऑफिस के अंदर होना चाहिए। हाउएवर इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। नंबर 1, अनलिस्टेड कंपनी चाहे तो इंडिया में कहीं भी एजीएम ले सकता है, उसके लिए उसे कंसेंट लगेगा कितने मेंबर्स का? ऑल मेंबर्स का, वो भी एडवांस में। ओके एवरीवन, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के इंडिया में कहीं भी ले सकता है, और सेक्शन 8 कंपनी को तो टाइम डे प्लेस का कोई टेंशन नहीं है, वो बोर्ड जो डिसाइड करे उसके हिसाब से वो हो सकता है। ओके एवरीवन, फिर सेक्शन 97 में ट्रिब्यूनल भी मीटिंग कंडक्ट कर सकता है अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, तो इसके केस में कौन अप्लाई करेगा? मेंबर्स। सेक्शन 98 में ट्रिब्यूनल का पावर है ईजीएम कंडक्ट करने का, ठीक है, बट उसके लिए एनसीएलटी खुद भी कर सकता है, मेंबर भी अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं गाइस ईजीएम की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा कि रिक्विजिशन मीटिंग, जहां पे रिक्विजिशनिस्ट, ठीक है, मीटिंग कॉल करते हैं, वहां पे कितने रिक्विजिशनिस्ट ने, ठीक है, रिक्वेस्ट करना चाहिए? 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल और 10% ऑफ वोटिंग राइट्स। ओके सर, यहाँ पे आपको मैटर बताना कंपलसरी है, बट रीजन बताना कंपलसरी नहीं है, ना तो आपको कोई एक्सपर्टी स्टेटमेंट देने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे आप डिपॉजिट करते हो रिक्वेशन फॉर्म, डिपॉजिट करने से 21 डेज के अंदर वो लोग क्या दे देंगे? नोटिस। डिपॉजिट करने से 45 डेज के अंदर मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे, और 45 डेज के अंदर मीटिंग कंडक्ट नहीं किया तो डिपॉजिट करने से 3 मंथ्स तक रिक्वेस्ट खुद भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। जो भी खर्चा होगा वो कौन रिवर्स करेगा? कंपनी। इसमें खास बात जो है ईजीएम में वो है प्लेस। ईजीएम में पहले से अलाउ किया हुआ है कि ईजीएम कैन बी हेल्ड एनीवेयर इन इंडिया, और ठीक है सर ऐसी कंपनी, ठीक है, जो होली ओन सब्सिडरी है, कौन सी कंपनी की? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की अगर आप होली ओन सब्सिडरी हो इंडिया में, तो आप ईजीएम इंडिया में भी ले सकते हो और इंडिया के बाहर भी ले सकते हो। ओके, ठीक है। इसके बाद हमने मूव किया सेक्शन 101 की और, जो बात करता है किसके बारे में? नोटिस। नॉर्मली नोटिस इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है? बोर्ड। को सिंगल डायरेक्टर एमडी नहीं कर सकता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने करना चाहिए। हाउएवर बीओडी चाहे तो अपना पावर डेलीगेट कर सकते हैं किसी और को। अगर डेलीगेशन के साथ में किसी और ने नोटिस इशू किया तो नोटिस वैलिड हो जाएगा, और विदाउट डेलीगेशन अगर आपने नोटिस इशू किया तो नोटिस क्या हो जाएगा? इनवैलिड। हाउएवर इस इनवैलिड नोटिस को हम लोग क्या कर सकते हैं? रेटिफाई भी कर सकते हैं। सर नोटिस शुड बी सेंड एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। सर 21 क्लियर डेज निकालने के, जिस दिन नोटिस दिया उसे छोड़ दो, जिसे मीटिंग है उसे छोड़ दो, और पोस्ट से दिया तो बीच के 2 दिन और माइनस कर दो, उसके बाद भी बीच में कम से कम आपका 21 डेज होने चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी के लिए वही 21 डेज हो जाता है अगर आपने एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। ओके सर, अगर एक्सीडेंटल ओमिशन से कुछ लोगों को नोटिस नहीं भेजा, या गलती से स्पीड पोस्ट से भेजना चाहिए था वो नहीं भेजा, तो ठीक है नोटिस को इनवैलिड कर सकते हैं हम लोग। बट इफ इट इज अ डेलिबरेट ओमिशन तो फिर मीटिंग क्या होंगी? इनवैलिड होगी। सर कम डेज बचे तो शॉर्ट नोटिस भी चलेगा अगर रिक्वायर्ड कंसेंट पहले से मिल जाए। रिक्वायर्ड कंसेंट कितना है? 95% ऑफ द पेड अप कैपिटल और 95% ऑफ द वोटिंग राइट्स। नोटिस सर्व होना चाहिए बाय एज पर सेक्शन
20। हाउएवर किसी को किसी और मीडियम से नोटिस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फीस डिपॉजिट करना। अगर फीस डिपॉजिट करने के बाद भी उस मीडियम से नोटिस नहीं मिला तो वैसे नोटिस इनवैलिड हो जाएगा। बट अगेन क्या क्लेम कर सकते हैं, एक्सीडेंटल ओमिशन। ओके एवरीवन। सर नोटिस या तो आप राइटिंग में भेजो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप ईमेल से ही भेज सकते हैं, ठीक है, एज अ राइटअप और एज अ अटैचमेंट। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा कि हमने नोटिस भेज दिया और फेलियर इन ट्रांसमिशन हुआ, उससे हमारी गलती नहीं है गाइस। ओके, इससे हमारी गलती नहीं है। फिर बात किया सेक्शन 102 जो बात करता है ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। हमने बोला मीटिंग में जिस मुद्दे पे हम वोटिंग लेते हैं, जिस मैटर पे वो वोटिंग लेते हैं, उसे ही बोलते हैं एजेंडा ऑफ द मीटिंग या उसे ही बोलते हैं बिजनेस ऑफ द मीटिंग। ये बिजनेस दो टाइप के हो सकते हैं गाइस, नंबर 1 ऑर्डिनरी बिजनेस, नंबर 2 स्पेशल बिजनेस। सर ऑर्डिनरी बिजनेस कितने हैं, 4। निमोनिक क्या है गाइस, अड्डा। ए से है अडॉप्शन, कंसेशन एंड अडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है। डी से डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट डी से डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव करना, और ए से ऑडिटर को अपॉइंट, रिमूव या रीअपॉइंट करना और उसका रेम्युनरेशन फिक्स करना। ओके एवरीवन, ठीक है। सर एजीएम में इन 4 बिजनेस को छोड़ के और भी कोई बिजनेस डील हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, स्पेशल बिजनेस। और ईजीएम में तो जो भी बिजनेस डील हो रहा है उसे बोलेंगे स्पेशल बिजनेस। सर रूल बहुत सिंपल है, अगर किसी भी मीटिंग में आप लोग स्पेशल बिजनेस डील कर रहे हो तो उस मीटिंग के नोटिस के साथ में क्या भेजना पड़ेगा आपको, एक्सपर्टी स्टेटमेंट, जिसमें 4 चीजें मेंशन होनी चाहिए। निमोनी क्या था, मिस्ड। नंबर 1 एम से सारे मटेरियल फैक्ट भेजने चाहिए। ए से आई से अगर आपके डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजर पर्सन या उनके रिलेटिव का क्या है कोई भी इंटरेस्ट को होना चाहिए, ठीक है। एस से अगर उस मुद्दे में किसी और कंपनी में आप डील कर रहे हो तो उस कंपनी में आपके डायरेक्टर या मैनेजर की कितनी शेयर होल्डिंग है ये आपको बताना पड़ेगा। लेकिन ये कब बताना पड़ेगा, जब कम से कम 2% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है बच्चों, डी से अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है तो टाइम एंड प्लेस जहां पे डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट या वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी तक हमने, ठीक है, ये सारे सेक्शन डील किए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मूव करते हैं गाइस सेक्शन 103 की ओर, जो बात करता है किसके बारे में, कोरम। तो आज बात कर रहे हैं सेक्शन 103 के बारे में। सेक्शन 103 बात करता है गाइस किसके बारे में, कोरम, ठीक है। सर कोरम का मतलब क्या होता है, सी मीटिंग वैलिड तभी होगी जब कम से कम मीटिंग में इतने लोग होने चाहिए। वो कम से कम इतने लोग को बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं गाइस, कोरम। सो कोरम मतलब क्या होता है, कोरम मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु शुड बी प्रेजेंट इन मीटिंग, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु शुड बी प्रेजेंट एंड मीटिंग, ठीक है। कम से कम कितने लोग होने चाहिए गाइस, प्राइवेट कंपनी में वो है एटलीस्ट 2। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स भी कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, और कोरम भी रिक्वायर्ड कितना होता है, 2, क्योंकि सिंगल पर्सन कोरम को हम नहीं कर सकता, सिंगल पर्सन मीटिंग ही कंडक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो प्राइवेट कंपनी में कोरम रिक्वायर्ड कितना है, 2। पब्लिक कंपनी में गाइस कोरम डिपेंड करता है ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, कि आपकी कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, राइट एवरीवन। अगर आपकी कंपनी में मेंबर्स है अप टू 1000 तो कोरम रहेगा एटलीस्ट 5, ठीक है। 1000 तक मेंबर्स है, 500, 700, 800 तो कोरम रहेगा एटलीस्ट 5। अगर मोर देन 1000 यानी 1001 से लेके 5000 तक मेंबर है तो कोरम हो जाएगा 15, और 5000 से ऊपर मेंबर्स है फिर वो कितने भी हो तो कोरम हो जाएगा 30। गाइस ये सारे जो है ना ये सब एटलीस्ट है, ये सारे जो है ना क्या है, एटलीस्ट है, मतलब कम से कम इतने होने चाहिए। ये क्लियर हो गया, ज्यादा हुआ तो चलेगा, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर लार्जर कोरम, यानी जितना लॉ में स्पेसिफाई, क्योंकि लॉ में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स स्पेसिफाई किया है, या सुनो। तो भले ही मेरी कंपनी में 800 मेंबर होंगे, लॉ के हिसाब से कोरम रिक्वायर्ड कितनी है, तो मैंने अपने आर्टिकल्स में 8 लिखा तो चलेगा क्या, तो फिर 8 फॉलो करेंगे कि 5 फॉलो करेंगे, 8 फॉलो करेंगे। यानी अगर आर्टिकल्स में ज्यादा लिखा हुआ है तो हम किसको फॉलो करेंगे, आर्टिकल्स को।
बट अगर आर्टिकल्स में कम लिखा हुआ है, सपोज 5 होना चाहिए, 4 ही लिखा हुआ है, तो ये लॉ को वॉलेट कर रहा है, बिकॉज लॉ में तो मिनिमम से मिनिमम लिखा हुआ है 5। हेलो, तो हमने देखा था पिछले चैप्टर में एक्ट टू ओवरराइड एमओए एंड एओए। अगर एमओए एओए, जैसे इस केस में एओए में अगर आप ठीक है ऐसा कोई पॉइंट लिख रहे हैं जो एक्ट ठीक है सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे केस में एक्ट के हिसाब से देखा जाएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा 5। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? कोरम कितना रिक्वायर्ड है? आगे बढ़ो। अब बात करते हैं गाइस काउंटिंग ऑफ कोरम। उसके पहले कोरम रिक्वायर्ड, इट्स अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वैसे पूरा कोरम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ A+ कंसेप्ट। ओके गाइस, पूरा कोरम ही बहुत रिक्वायर्ड है। इसमें ये कोरम रिक्वायर्ड में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं गाइस काउंटिंग ऑफ कोरम। अगेन इस पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्टार्ट करूं मैं? ठीक है, आप देखो सब जगह ऊपर आप देखोगे तो मेंबर्स जो पर्सनली प्रेजेंट है वही लिखा हुआ है हर जगह। तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज कई मेंबर्स मीटिंग में नहीं आ पाते, तो उनके जगह वो किसको अपॉइंट करते हैं? प्रॉक्सी को अपॉइंट करते हैं। कई मेंबर मीटिंग में नहीं आ पाते एंड उनके जगह वो किसको अपॉइंट करते हैं? प्रॉक्सीज को। ठीक है, तो भले ही प्रॉक्सीज उनकी भी यहाँ पे वोट करने आ रहे हैं, बट हम उन्हें कोरम पर्पस के लिए काउंट नहीं करते। यानी जो मेंबर सिर्फ पर्सनली प्रेजेंट है हम उन्हें ही कोरम के लिए काउंट करते हैं। यानी किसको काउंट नहीं करते गाइस? प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड फॉर कोरम। आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब प्रॉक्सी क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर होता है। मेंबर खुद नहीं आ सकता, मेंबर का रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रॉक्सी। ये सुनो, ठीक है, याद रखना, ऑल दो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर इज नॉट काउंटेड फॉर कोरम। हमने अभी नीचे देखा, ये सुनो, बट 3 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को हमने अलाउ किया हुआ है, ठीक है, कि आप आ सकते हो। आप हम आप पे कोरम के लिए क्या करेंगे? कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव है? नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट। सर हमारा प्रेसिडेंट मेंबर कब होता है? अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है। अगर आपके मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो हम शेयर्स इशू करते हैं प्रेसिडेंट के नाम से। क्लियर गाइस? फिर आप लोगों को किसी ने पास में बताया हो कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ये फैक्ट है। ओके, अगर आपका मेंबर स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपका रिप्रेजेंटेटिव अगर गवर्नर ऑफ स्टेट्स, यानी गवर्नर ऑफ स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब गवर्नर स्टेट खुद नहीं आया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट केस में गवर्नर ऑफ स्टेट्स के नाम से, ठीक है, हम लोग भेजते हैं। क्लियर गाइस? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां प्रेसिडेंट दिया हुआ है, यहां प्राइम मिनिस्टर दिया हुआ नहीं है, तो इसके रिप्रेजेंटेटिव को हम प्रॉक्सी मानेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर हमारा मेंबर है, उसके रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या मानेंगे? प्रॉक्सी मानेंगे। तो कोरम के लिए काउंट नहीं करेंगे। यहां पे गवर्नर ऑफ स्टेट्स दिया हुआ है, गवर्नर ऑफ इंडिया नहीं दिया हुआ है। एक बहुत बड़े एजुकेटर ने यहां पे गलती की थी, ठीक है, उन्होंने बोला प्राइम मिनिस्टर को भी हम कोरम के लिए काउंट करते हैं। ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव को हम कोरम के लिए काउंट नहीं करते। गवर्नर ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को हम कोरम के लिए काउंट नहीं करते। ये गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट्स देने के पीछे रीजन है। रीजन क्या है आपको याद समझ गया? अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है तो मेंबर शेयर किसके नाम से दिए जाएंगे? प्रेसिडेंट। और अगर प्रेसिडेंट मीटिंग में नहीं आ पाया, उसका रिप्रेजेंटेटिव आता है, तो हम उसे कोरम के लिए काउंट करेंगे। क्योंकि बड़ा आदमी है ना, तब फिटियाल थोड़ी है, फ्री थोड़ी है। इज इट क्लियर? सेम वेज अगर स्टेट गवर्नमेंट आपकी मेंबर है तो हम शेयर्स इशू करेंगे किसके नाम से? गवर्नर ऑफ स्टेट्स के नाम से। अगर गवर्नर ऑफ स्टेट नहीं आता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव आता है, फिर भी हम उसे कोरम पे क्या करेंगे गाइस? काउंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कोई भी कंपनी। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी मेंबर हो सकती है? इसका एक ही एक्सेप्शन है, बताओ कहां पे नहीं हो सकती? रॉन्ग। शेयर कंपनी फर्म भी हो सकती है। ओपीसी, ओपीसी में सिर्फ नेचुरल पर्सन होना चाहिए मेंबर, राइट गाइस? तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, मैं सिर्फ कंपनी नहीं बोल रहा, बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहा हूँ। बॉडी कॉर्पोरेट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी आता है, आपका कंपनी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया भी आता है, कोई स्पेशल एक्ट के अंदर बना है वो भी कंपनी आती है, स्टैट्यूटरी कंपनी बोले इसको, ठीक है, और एलएलपी भी आता है। तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट आपका मेंबर है तो बॉडी कॉर्पोरेट से सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, राइट गाइस? वो खुद चल के मीटिंग में आएगा क्या? तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा ना, ठीक है, तो उसे कोरम के लिए हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे।
बाकी एक एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है, अगर किसी मेंबर ने पावर ऑफ अटर्नी दे दी किसी के नाम से कि भाई मैं नहीं आ सकता, मेरे भी आपने सारे ये मीटिंग से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड पावर्स ये एक्सरसाइज करेगा, राइट? तो उसे, ठीक है, जिसने पावर ऑफ अटर्नी दिया उसे बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं गाइस? और जिसको दिया उसे बोलते हैं डोनी। धोनी नहीं, डोनी। ओके एवरीवन, ठीक है। तो पावर ऑफ अटर्नी इशू कर रहे, तो भाई उससे भी हम काउंटिंग में क्या करेंगे? काउंट करेंगे। आगे बढ़ो, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सन इन मोर देन वन कैपेसिटी इज काउंटेड एज सच कोरम। सर मतलब कैपेसिटी काउंट करेंगे। सर कैपेसिटी काउंट करने का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे नंबर 1, ठीक है, अगर कुणाल सर मेंबर भी है कंपनी के, मैं खुद भी मेंबर हूं, ओके, प्लस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक बॉडी कॉर्पोरेट को, मैं खुद भी मेंबर हूं और मैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर को भी क्या कर रहा हूं? रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो काउंटिंग में कितना काउंट करेंगे हम लोग? यानी हम हेड काउंट नहीं कर रहे, हम कैपेसिटीज भी काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? सिर्फ हेड काउंट नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे क्या काउंट कर रहे हैं? कैपेसिटीज भी काउंट कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ू। और ज्वाइंट मेंबर्स विल ऑलवेज बी काउंटेड एज 1। अगर 700 शेयर्स के, ठीक है, 3 ज्वाइंट मेंबर्स है, रमेश, सुरेश और दिनेश, तो तीनों को काउंटिंग में कितना काउंट करेंगे हम लोग? 1। भले तीनों आ गए खाना खाने के लिए, हेलो ठीक है, बट हम काउंटिंग कितना काउंट करेंगे गाइस? 1। ओके, सो काउंटिंग की बात करूं तो सिर्फ जो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है उसे काउंट करते हैं, प्रॉक्सी को हम काउंट नहीं करते। हाउएवर 3 लोग का रिप्रेजेंटेटिव को, या 4 लोग, 3 लोग का रिप्रेजेंटेटिव बोलूंगा मैं, को कोरम के लिए काउंट करते हैं। बोलो नंबर 1, नंबर 2 गवर्नर ऑफ स्टेट्स, एंड नंबर 3 बॉडी कॉर्पोरेट। इज इट क्लियर? कैपेसिटीज काउंट करते हैं एंड जॉइंट मेंबर्स आर काउंटेड एज 1। अब क्या, अगर, ठीक है, कंपनी जनरल मीटिंग चल रही है तो वोट कौन कर सकता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हम काउंट से भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को करेंगे ना, क्योंकि वोटिंग जिसकी उनको ही काउंट करेंगे, जिनकी वोटिंग नहीं हो आके बैठे भी है तो उससे क्या करेंगे हम लोग? तो जनरल मीटिंग में नॉर्मली हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को काउंट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट कोई मैटर, कोई बिजनेस उनसे रिलेटेड है तो उसके लिए उनके कोरम को काउंट करते हैं। क्लियर है एवरीवन? आगे बढ़ो, स्टार्ट करो, क्वेश्चन देखिए, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। इससे ये क्वेश्चन ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में 3-4 बार आया हुआ है। ओके, सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ आजाद लिमिटेड। देखो गाइस, हमेशा बोलता हूँ कंपनी पढ़ते समय कौन सी कंपनी देखना, कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। रिक्वायर्स द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ 7 मेंबर्स। तो ए में कितना लिखा हुआ है? 7 मेंबर्स। जब भी कंपनी में 965 मेंबर्स है तो आइडियली कितने होने चाहिए थे? 5। पर आर्टिकल्स में लार्जर कोरम स्पेसिफाई कर सकते हैं, हमने ऊपर ही पढ़ा था। हेलो गाइस, ठीक है, तो फिर हम किसके साथ चेक करेंगे? 7। द फॉलोइंग पर्सन रिप्रेजेंट द ईजीएम टू कंसीडर मीटिंग। अब गाइस मैंने ऊपर जो कोरम रिक्वायर्ड हुआ था वो ईजीएम या ईजीएम हुआ था क्या? मतलब दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, आगे बढ़ू। टू कंसीडर द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, वो बिजनेस होगा। ओके, डजंट मैटर। आगे बढ़ू। नेक्स्ट, ए द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ यूपी। गवर्नर ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या काउंटिंग में काउंट करेंगे? 1। बीएनसी शेयरहोल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को काउंट करते हैं? 0। These representing 2 body corporates, Y Limited and Z Limited, capacities काउंट करते हैं गाइस? E, F, G and H are proxies. Proxies are not counted for counting quorum. यानी काउंटिंग के हिसाब से कितने हुए? 3। ठीक है, ओके, कितने चाहिए थे? 7। तो क्या quorum प्रेजेंट है? Can it be said that the quorum was present in the meeting? Come on guys. नो। अब पॉइंट समझो, ये रूल बनाने के लिए, हेलो गाइस, ये आंसर देने के लिए हमने क्या लॉ बनाया, क्या क्या लॉ यूज किया? पहला तो कोरम रिक्वायर्ड। तो आपको कोरम रिक्वायर्ड कितनी है, जहां पे 1000 तक मेंबर्स है वो मेंशन करना पड़ेगा, यानी ये वाला पॉइंट। फिर दूसरा लिखा है आर्टिकल्स में प्रोवाइड लार्जर
कोरम, एंड थर्ड इश्यू किया हमने काउंटिंग ऑफ कोरम। ओके, तो ये तीनों लॉ आपको यहाँ पे प्रिस्क्राइब करने पड़ेंगे सर, क्योंकि ऑलरेडी लॉ बहुत सारे हैं प्रिस्क्राइब किए हुए, राइट गाइस? तो फिर डिटेल में मत करना हर एक चीज, जैसे यहाँ पे तीनों मत करना, तो टाइम अपने पास नहीं है, समझा? ठीक है, तो वापस से लॉ के अंदर क्या क्या लिखेंगे मैं हिंट दे रहा हूं आप लोग को। नंबर 1, 1000 तक के लिए कितना है? 5। ओके, एओए में स्पेसिफाई लार्जर कोरम, एओए में स्पेसिफाई लार्जर कोरम। ओके गाइस, ठीक है, एओए में स्पेसिफाई लार्जर कोरम। थर्ड, आपको काउंटिंग के रूल्स बताने पड़ेंगे, क्या क्या काउंट होते हैं और क्या क्या काउंट नहीं होते, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे ही कवर हो गए। ओके, इससे आते हैं कंक्लूजन पे। नाउ गाइस, जब भी ऐसे काउंटिंग वाले इश्यूज आते हैं ना, आई वुड ऑलवेज एडवाइस यू कि काउंटिंग दिखाओ कंक्लूजन में। ओके, तो ये मैंने ऊपर जो लिखा है ना, ये सेम आपको काउंटिंग में दिखाना चाहिए। तो कैन इट बी सेड दैट द कोरम वाज प्रेजेंट? कंक्लूजन एक ही क्वेश्चन है ना, क्या बोलेंगे? कोरम was not present in the meeting because quorum required is 7. However, quorum present as per calculation below is 3. ओके, अब आपको क्या दिखाने पड़ेंगी? कैलकुलेशन। तो पर्टिकुलर्स, हेलो गाइस, एंड वेदर काउंटेड, समझा क्या? पर्टिकुलर्स में ये 4 लिखने पड़ेंगे और वेदर काउंटेड में, समझा सभी को? ठीक है, लिखने तरीके समझ रहे, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहे सब लोग लिखने के तरीके से। आई होप मैं हर एक लिखने तरीका डिस्कस करता हूँ क्लास में, तो उससे आपको बेनिफिट मिल रहा होगा, राइट? चलो 30 सेकेंड्स। बोलो। हर बार मार्क्स पे डिपेंड करता है, मैं बोलता ही हर बार मार्क्स पे डिपेंड करता है। पूरा लॉ मतलब क्या बोल रहा हूँ? 1000 की जगह ये क्वेश्चन अगर 6 मार्क का आ गया, 1000 वाला लॉ जो है पूरा एक्सप्लेन कर देना, बाकी सब तो यही है, इसके ऊपर नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मीनिंग मीनिंग कभी मेंशन नहीं करना। मीनिंग में क्वेश्चन नहीं पूछा तो मीनिंग क्यों लिखेंगे? ठीक है, मीनिंग मीनिंग बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, पेपर खत्म ही नहीं होंगे आपके अभी, पेपर भी खत्म नहीं होंगे, वैल्यू भी बॉक्स डाउन हो जाएगा, मार्क्स पे भी फर्क पड़ेगा उसका आपको। जो लॉ पूछा है अभी तक मैंने हर दिन वही बताया आपको, मैंने कभी भी किसी भी क्वेश्चन में मीनिंग नहीं लिखा। तब 8 क्लास तो हो गई ना डियर, है ना? मैंने कई मीनिंग वो मेंशन नहीं किया, मैंने हमेशा वही मेंशन किया कि 4 मार्क्स का या उससे ज़्यादा है तो पूरा लॉ लिख दो। ठीक है, लॉ में ही आप भर सकते हो, और वो मीनिंग नहीं, जो क्वेश्चन पूछा है उससे से रिलेटेड लॉ लिखना। ओके एवरीवन, explain the positions of Companies Act related to quorum for general meeting of a public company. Public company है सर। मेंबर्स कितने हैं? 30
30 मेंबर्स के लिए कितना कोरम रिक्वायर्ड है? 5, ऑफ विच 2 मेंबर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट्स and 1 member is President of India. Whether the representative appointed by body corporate and President of India to participate in the general meeting shall be counted for quorum. ठीक है, तो पहले तो quorum required कितना है पूछा है. हेलो, तो quorum required है 5. फिर 2 members are body corporate and 1 is President of India. ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. Whether the representative appointed by body corporate and President of India will be counted. The answer is yes. And can such representative cast vote at the general meeting? Yes. तो गाइस ये सिचुएशनल क्वेश्चन नहीं है, भले ही वो स्टार्टिंग में बोल दिया पब्लिक कंपनी है, और सिचुएशनल क्वेश्चन नहीं है, इट इज अ थ्योरी क्वेश्चन. हेलो एवरीवन, तो इसमें आप लोगों को सीधा क्या करना है, 1 2 3 3 क्वेश्चन है ना, सीधा वहीं पे आंसर लिखना है, वहीं पे लॉ मेंशन करना है उसके आगे. समझा क्या? तो सिंस थ्योरी क्वेश्चन, डोंट राइट लॉ एंड कंक्लूजन सेपरेटली. ओके, सिंस थ्योरी क्वेश्चन है, डोंट राइट लॉ एंड कंक्लूजन सेपरेटली. ठीक है, तो सीधे सीधे आंसर लिखो. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका, सिंस मेंबर्स, टोटल मेंबर्स ऑफ कंपनी इज 30, दैट इज लेस अप टू 1000. Therefore, quorum required is 5 members personally present. पूरा लिखना जैसा लॉ में लिखा हुआ था, दिखा रहा ना ऊपर आपको. अब क्योंकि तीनों भी सेक्शन 103 पे है, तो स्टार्टिंग में ऊपर लिखना एज पर सेक्शन 103 ऑफ कंपनीज एक्ट 13. समझा क्या? हम यहीं पे आंसर लिखा, यहीं पे लॉ भी मेंशन कर दिया. ओके, नंबर 2, whether representative appointed by body corporate and president of India is counted for quorum. तो लिखना counted. नंबर 3, whether they can vote in meeting. अब देखो वोटिंग को रिलेटेड सेक्शन 106 भी बात करता है. ओके, कैन वोट. शॉर्ट फॉर्म कोई यूज नहीं करना आंसर में, एग्जाम में. यस श्रेयांश बोलो. वर्चुअल मेंबर्स को पर्सनली प्रेजेंट मानते हैं बेटा. अगर वर्चुअल मीटिंग अलाउड है मीटिंग के अंदर और वर्चुअली अटेंड करना अलाउड है तो. ओके एवरीवन, next question. AGM of KMP Limited was held on 30th April. The AOA of the company is silent regarding quorum. अगर AOA silent है तो फिर लॉ का फॉलो करेंगे. Only 10 members were personally present in the above meeting out of total 2750. Guys, 2750 के लिए कितने होने चाहिए थे? 15. 5 15 30 याद रखना. हेलो, इस पे गलती करूंगा तो बहुत बड़ी बेवकूफ खिलाऊंगा. तो बहुत सिंपल लॉ है, राइट? ठीक है, तो 15 रिक्वायर्ड है. आए कितने? 10. The chairman adjourned the meeting for want of quorum. अब एडजर्नमेंट में हमेशा ये भी चेक करना पड़ता है कि मीटिंग कौन सी है, बिकॉज अगर रिक्वेशन मीटिंग है तो मीटिंग डिसॉल्व हो जाती है, एडजर्न नहीं होती, राइट? ऐसा कुछ भी ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो नॉर्मल मीटिंग है. ठीक है,
Chairman adjourn the meeting for want of quorum. Referring to persons of Companies Act, examine the validity of chairman's decision. क्या chairman का decision valid है guys? Again, law में mention करेंगे ये वाला law. Hello, उसमें obviously एक ही law mention हो रहा है ना, तो पूरा लिख लेंगे up to 1000, 1000, more than 1000, up to 5000 and more than 5000. Law mention number वाला लो एंटायर. ओके, कल क्वेश्चन अपने हिसाब से आंसर लिख देंगे. ओके गाइस, अगर किसी कंपनी में कोरम प्रेजेंट नहीं है, दिख रहा है सभी को, या लिख दो रेफर चार्ट. ओके, अगर किसी कंपनी में कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, रजिस्टर में अपना चार्ट बना लेते हैं अपन. समझते भी जाना मेरे साथ में और लिखते भी जाना है गाइस. इफ नो कोरम प्रेजेंट इन अ मीटिंग. ओके गाइस, अगर किसी कंपनी में कोरम प्रेजेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमेशा चेक करो कि ये कौन सी मीटिंग है. ओके गाइस, चेक करो कौन सी मीटिंग है. इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. एक तो है रिक्विजिशन मीटिंग. रिक्वेजिशन मीटिंग सबको पता है, वो ईजीएम में मेंबर्स रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, राइट एवरीवन? वो एजीएम में अलाउड नहीं, ईजीएम में ही अलाउड है. तो अगर कैसी रिक्वेजिशन मीटिंग है, आगे बढ़ो क्या सभी लोग? याद रखना, तुमने बुलाया और तुम ही नहीं आए. तुमने मीटिंग बुलाई भाई और तुम ही मीटिंग में नहीं आए, तो मीटिंग हो जाएंगी डिसॉल्व. उसी को बोलते हैं कैंसल. मीटिंग स्टैंड कैंसल ऐसा बोलते हैं. ओके गाइस, ये मैं पहले भी कहीं डिस्कस करा था अभी इस क्लास में. नंबर 2, अगर मीटिंग, अदर मीटिंग बोल सकते हैं. अदर अब कोई भी हो, अदर मतलब कॉल्ड बाय बीओडी. याद रखना, अगर कॉलम प्रेजेंट नहीं है तो रिक्वेशन मीटिंग क्या होती है गाइस? डिसॉल्व होती है. और अगर किसी और ने मीटिंग कॉल किया होगा तो मीटिंग विल बी अब क्वेश्चन ये आता है गाइस, एडजर्न कब होगी? एडजर्न कब होगी, किस डेट पे होगी, राइट? ठीक है, नहीं नहीं रॉन्ग है, ध्यान दो जरा. ओके, एडजर्न कब होगे, तो इसमें चेक करो वेदर एडजर्न्ड डेट डिसाइडेड इन दैट मीटिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप लोगों ने एडजर्न डेट डिसाइड किया था उस मीटिंग में. ओके गाइस, अगर आंसर है यस, डिसाइड किया था, तो फिर दैट डे होंगी. ठीक है, अगर डिसाइड नहीं किया था तब जाके होगा ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट. डिसाइड नहीं किया था गाइस, तब जाके क्या होगा? ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट. और याद रखना, जब भी ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट होता है, ये होता है नेक्स्ट वीक पे, सेम डे, यानी ट्यूसडे को ले लो, ट्यूसडे को सेम टाइम 10 बजे ले लो, 10 बजे, एंड सेम प्लेस, अनलेस अनअवेलेबल. अनअवेलेबल तो ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं. आई होप आप लोगों को फ्लो समझ आएगा गाइस. तो अगर किसी मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है, हेलो,
अरे यार इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल गया दिखाना। अगर किसी मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है, हेलो, तो यहाँ पे लिख देना वेट फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि भाई इंडिया है, कोई टाइम पे आता नहीं है। यानी कोरम या तो मीटिंग के टाइम पे या एटलीस्ट 30 मिनट्स के अंदर तो होना चाहिए। ओके एवरीवन। अगर स्टिल नॉट प्रेजेंट है तब जाके आगे की कार्रवाई शुरू होगी। तो फिर देखो भाई कौन सी मीटिंग है। अगर रिक्वेस्ट मीटिंग है, मीटिंग शैल बी कैंसल डिसॉल्व। यानी अब इस मुद्दे पे कोई मीटिंग ये एडजर्न हो गया, नहीं होने वाला, हो गया, मीटिंग खत्म हो गई, जो स्टार्ट किया था वो खत्म हो गई। ओके एवरीवन। अगर किसी और दूसरी मीटिंग है तो मीटिंग विल बी एडजर्न। अब एडजर्न कब होगी? अगर आपने टाइम डे प्लेस डिसाइड किया होगा तो उस दिन होगी। अगर आपने टाइम डे प्लेस डिसाइड नहीं किया, सब लोग मेरे साथ बोलो क्या होगा? ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट होगा। कब? नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। ओके एवरीवन। अब किसी और दिन अगर आपने लिया है, मतलब जो डेट डिसाइड किया उस दिन लिया था, राइट, तो इसके लिए आपको 3 days नोटिस देना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 days बिफोर नोटिस देना पड़ेगा। ओके, यहां पे नो नोटिस रिक्वायर्ड, नो फ्रेश नोटिस, मतलब कोई अलग से नोटिस देने की जरूरत नहीं। ओके बच्चा पार्टी, आगे बढ़े। अब आता है एडजर्न मीटिंग में, व्हाट इफ quorum not present even in adjourned meeting। गाइस तो लॉ बोलता है हम क्या एडजर्नमेंट नहीं खेलने वाले, राइट। अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है तो हम मान लेंगे कि मेंबर्स प्रेजेंट शैल फॉर्म कोरम एंड मीटिंग कंटिन्यूस। जो मैं प्रेजेंट है भाई वो कोरम फॉर्म करेगा, मीटिंग कंटिन्यू होगी, भले 5 हो 4 हो जितने भी हो, मैटर करता नहीं है, जो आया वो कोरम। ओके, इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, देयर शुड बी एट लीस्ट 1 मेंबर। 2 नहीं, नहीं सॉरी, देयर शुड बी एट लीस्ट 2 मेंबर्स। क्यों? इससे लॉ बनता है सिंगल मेंबर cannot constitute valid meeting, you cannot conduct a valid meeting। हर मीटिंग में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। सिंगल पर्सन मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकता। तभी तो ओपीसी को भी हमने बोला कि आपको जनरल मीटिंग लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल पर्सन मीटिंग कंडक्ट नहीं कर। इसके भी गाइस एक्सेप्शन है, ये देखो, छत्तीसगढ़ में बोलते हैं इसको, ये देखो वह दे रहे ऐसा। ठीक है, तो सिंगल पर्सन भी क्या कर सकते हैं? मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं अगर डायरेक्ट किया बाय एनसीएलटी। एनसीएलटी मतलब ट्रिब्यूनल। एक ही बंदा बेचारा आ रहा है, फिर एडजर्न हो रहा है, फिर आ रहा है, फिर एडजर्न हो रहा है, तो दिमाग खराब हो, उसने एनसीएलटी को अप्लाई किया, एनसीएलटी बोला ठीक है जा तू। अब सिंगल पर्सन भी क्या करेगा? कोरम फॉर्म करेगा, डिसीजन ले, मीटिंग खत्म कर। ओके, नंबर 2, इफ इट इज अ क्लास मीटिंग, पर्टिकुलर क्लास, राइट। अगर क्लास मीटिंग है और उस क्लास के ऑल शेयर्स ऑफ दैट क्लास held by 1 person,
अगर क्लास मीटिंग है और उस क्लास के सारे शेयर्स एक पर्सन के पास है तो भाई फिर सिंगल पर्सन भी कोरम फॉर्म करते हैं। जैसे 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर्स सारे मेरे पास है, ओके, तो क्लास मीटिंग में 25 लोग को थोड़ी लेके जाऊंगा, अकेले जाऊंगा ना, समझा क्या गाइस? यस साकेत बोलो। जब मैं मेंबर्स की काउंटिंग करा, चेयरमैन कहाँ से बीच में आया बेटा? कोरम के चेयर कोरम काउंटिंग में मेंबर्स की काउंटिंग कर रहे हैं भाई, चेयरमैन कहाँ से आया? तेरे क्वेश्चन ही इनवैलिड है। मैं जानबूझ के टेढ़ा टेढ़ा पॉइंट बोल रहा हूँ तुझे ताकि टेढ़ा पॉइंट समझे तेरे दिमाग में। जब मेंबर से काउंटिंग करे तो चेयरमैन को कहाँ से काउंट करेंगे? चेयरमैन मेंबर है तो काउंट करेंगे। समझा नहीं क्वेश्चन तो धीरे बोलो। वो चेयरमैन में पढ़ेंगे बेटा, अभी हम कोरम पढ़ रहे हैं। लिखिएगा गाइस। सो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, सब लोग ध्यान देना अच्छे से, ठीक है? सर अगर किसी मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है तो याद रखना ये इंडिया है, कोई टाइम पे आता नहीं है, आधा घंटा वेट करेंगे। सर फिर भी कोरम प्रेजेंट नहीं है ना, आधे घंटे तक कोरम होना चाहिए। फिर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो देखेंगे कौन सी मीटिंग है। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? अगर रिक्वेशन मीटिंग है, तुमने बुलाया तुम ही, मीटिंग विल बी डिसॉल्व। और अगर बाकी कोई मीटिंग है तो मीटिंग विल बी, एडजर्न करते समय टाइम डेट डिसाइड किया तो उस दिन करेंगे और 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अगर टाइम डेट डिसाइड नहीं किया तो मीटिंग विल बी ऑटोमेटिकली एडजर्न टू नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। इसके लिए कोई फ्रेश नोटिस की जरूरत नहीं। अब सर एडजर्न मीटिंग में आते हैं। अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है तो बोलते हैं यार बाहर में जाए, जो है वो कोरम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। बट कम से कम सिंगल पर्सन मीटिंग कभी भी कॉन्स्टिट्यूट कंडक्ट नहीं कर सकता। इसके 2 एक्सेप्शन है, इफ डायरेक्टेड बाय एनसीएलटी और क्लास मीटिंग है एंड यू होल्ड ऑल द शेयर्स। ओके गाइस, एक नंबर, बढ़िया, जबरदस्त। तो इससे आते क्वेश्चन पे। KMN Limited scheduled its AGM to be held on 11th March 18 at 11 am. The company has 900 members. ठीक है, 900 मेंबर्स के गाइस कोरम कितनी लगेंगी? 5। On 11th March 18 यानी उसी दिन the following person were present by 11:30। गाइस 11:30 दिख रहा है ना आपको? आधे घंटे तक चलता है। ठीक है, काउंटिंग चेक करते हैं। P1 P2 P3 शेयर होल्डर्स, काउंटिंग में कितना काउंट करेंगे? P4 representing ABC Limited, body corporate. P5 representing DEF Limited. P6 and P7 are proxies of the shareholders. तो रिक्वायर्ड कितने हैं? है कितने? Examine the references of provisions of Companies Act whether quorum was present in the meeting. The answer is yes. Okay. Number 2. What will be your answer if P4 representing ABC Limited reached the meeting after 11:30 am? कोरम काउंटिंग तो बात है ही नहीं, मैटर मैटर है कोरम प्रेजेंट नहीं होगा और मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न, तो एडजर्न लिखो। अब रिक्वेशन मीटिंग कुछ बोला नहीं है, नहीं है तो मतलब नहीं होंगी। इन केस ऑफ लैक ऑफ कोरम डिस्कस द प्रोविजंस एप्लीकेबल फॉर एडजर्न मीटिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम डेट प्लेस। ये वाला पॉइंट होगा। अगर स्पेसिफाई किया तो दैट डे होंगी, याद है क्या? वरना ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट। नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम
place. What happens if there is no quorum in the adjourned meeting? तो पूरा प्रोविजन आपको लिख देना है. अब मुझे एक बात बताओ, क्या बहुत सारे क्वेश्चन हो गए? अभी बहुत सारे क्वेश्चंस 6 मार्क के ऊपर तो नहीं आने वाले. उसके लिए बहुत सारे लॉज लिखोगे, फिर आंसर में भी वही लॉ को हाईलाइट करोगे. आंसर कंक्लूजन लिखते हो, राइट? तो आंसर आपका बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? तो इसमें राइटिंग टिप ध्यान रखना. इफ मोर देन 3 सब क्वेश्चन, अगर 3 सब क्वेश्चन के ऊपर है, ओके, दिख रहा है ना 4 सब क्वेश्चन है, 3 तक तो हम मैनेज कर लेते हैं. ये बात स्पेशली हाईलाइटिंग डिफरेंट लॉज, ये भी सही है ना. हर लॉ अलग ही दे रहा है ना क्वेश्चन में. हर लॉ अलग है. ये बोलता है कोरम प्रेजेंट के कोरम काउंटिंग के बारे में, ओके. फिर ये कोरम नहीं प्रेजेंट होने के ऊपर बोल रहा है. फिर टाइम डेट प्लेस के ऊपर बोल रहा है. ये नो कोरम प्रेजेंट के ऊपर बोल रहा है, ओके. देन डोंट राइट लॉ कंक्लूजन सेपरेटली. ओके एवरीवन, तो आपको लॉ और कंक्लूजन सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है. वहीं पे राइट आंसर एंड सपोर्टिंग लॉ. समझा क्या? तो 1 लिखो, यानी यहां पे ए है, ए लिखो, आंसर लिखो और लॉ भी लिखो. बी लिखो, आंसर लिखो और लॉ भी लिखो. सी है, आंसर लिखो लॉ लिखो. डी है, आंसर लिखो लॉ लिखो. जैसे यहां पे ओके एवरीवन. आगे बढ़ो. नॉर्मल 2020 का क्वेश्चन देख लेते हैं. यस शैन, टेल मी. तो चेयरमैन तो है ना मीटिंग में, चेयरमैन बोल देगा इस दिन मीटिंग होगी. वैसे भी फ्यूचर डेट मेंबर डिसाइड नहीं करता, चेयरमैन डिसाइड करता है. ओके एवरीवन. यस. PQ Limited is a public company having its registered office in Mumbai. It has 3680 members. दिमाग में आ जाना चाहिए. जब भी नंबर ऑफ मेंबर दिया तो कोरम के लिए क्वेश्चन आता है, याद रखना. 99% केस में ये होता है, ओके. कितना रिक्वायर्ड है? 15. The company sent notice to all its members for AGM to be held on 2nd September, Monday 11 a.m. On the day of the meeting, there were only 12 members personally present up to 11:30 a.m. The chairman adjourned the meeting to same day next week at the same time and place. अब उन्होंने डिसाइडिंग नेक्स्ट वीक किया हुआ है, ओके गाइस. On the day of adjourned meeting, only 10 members were personally present. क्या बात है? adjourned meeting में जो आया वो quorum. Chairman initiated the meeting after 11:30 a.m. and passed the resolution after discussion as per agenda of the meeting given in the notice. Comment whether the AGM conducted after adjournment is valid or not. क्या होगा? Valid. ठीक है. अब इसके लिए आपने लॉ यूज किया, कौन सा किया? इफ नो कोरम इज प्रेजेंट. अब नो कोरम इज प्रेजेंट में बहना मत. सिंगल मेंबर उतना मत लिखना. सिंगल मेंबर क्वेश्चन आया क्या? नहीं. तो क्वेश्चन यहीं पे आया. इवन रिक्वेशन मीटिंग में भी क्वेश्चन नहीं आया, राइट? ये मत लिखना, सीधा ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, ओके. और लास्ट पॉइंट सेकंड लॉ में ये लिखना, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ओके. यहां तक बच्चे क्या करते हैं? एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये सब भी लिख देते. भाई इस पे क्वेश्चन ही नहीं तो बह क्यों रहे हो?
ऐसे तो हर लॉ के बहुत सारे सबऑर्डिनेट लॉ से, सब लिखोगे क्या? ओके एवरीवन, examine the validity. The BOD of Shell Limited called its EGM upon the request of member. देखो रिक्वेस्ट मीटिंग है, अंडरलाइन कर देना, पब्लिक कंपनी अंडरलाइन कर देना. However, the members were adjourned on the ground that the quorum was not present in the meeting. गाइस मीटिंग क्या हो गई? एडजर्न हो गई. तो आपको यहाँ पे लॉ में मेंशन करना पड़ेगा कि ऐसे मीटिंग में एडजर्न नहीं होती, रिक्वेस्ट मीटिंग क्या होती है? डिसॉल्व. ओके, तो एडवाइज द कंपनी, तो कंक्लूजन लिखेंगे कंपनीज एडवाइज दैट मीटिंग shall stand dissolved. It cannot be adjourned. Yes, निशांत. हाँ बोलो ना. बिल्कुल करेंगे ना, 30 मिनट वाला पॉइंट क्योंकि दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, बिल्कुल मेंशन करेंगे. बोलो बोलो, बोलते हो. बेटा वही तो लिखना आंसर में, और क्या लिखेंगे? सिंस कोरम, ठीक है, वॉज नॉट प्रेजेंट टिल 11:30, दैट इज 30 मिनट्स पास मीटिंग, सो ठीक है, मीटिंग विल बी एडजर्न. ओके, चलो आगे बढ़े गाइस. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो चार्ट बनाता है ना पूरा वाला कोरम का, सबको उसको मैंने बाजू में टेबल में लिखा हुआ है, राइट. कोई बच्चे बोलेंगे सर चार्ट नहीं, चार्ट सर बाकी टाइम तो कोरम का देते थे. आप समझो तो मैं आपको ऑनलाइन भी करवा रहा हूँ, वही चार्ट बता रहा हूँ, राइट. अब चार्ट से ही पढ़ोगे, बुक से ही पढ़ोगे, चाहे चार्ट बनाने की जरूरत है, आप बना के दिया हो ना अभी तक डे 1 से, ठीक है. तो अननेसरी उस पर क्रिप मत करना कि सर चार्ट तो कोरम का ही पूरा बना के दो. अरे भाई हाईलाइट करते रहो, ऑनलाइन भी कराते रहो, राइट. ठीक है. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, if all the members are present, it is immaterial that quorum required is more than the total number of members. ठीक है. ये देखो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है. पहले तो अगर सारे मेंबर्स प्रेजेंट है गाइस, तो हम अज्यूम करते हैं कोरम प्रेजेंट है. बाकी कोरम कितना भी दिया हो, क्या भी दिया हो, मैटर करता नहीं है. ये लॉ पता है किस लिए बना? सपोज कंपनी में, एग्जांपल दे दो आपको, सपोज कंपनी में 6 मेंबर थे और कोरम रिक्वायर्ड था 5. क्लियर एवरीवन? अब ये 6 में से 2 गए और रिमेनिंग 4 को शेयर्स देके गए. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 4. कोरम रिक्वायर्ड कितने हैं? प्रैक्टिकल देखा है तो किसी मीटिंग में कोरम नहीं रहेंगे आपके. आप होंगे सर हम एओए को ऑल्टर करते हैं. भाई एओए को ऑल्टर करने के लिए भी एसआर पास करना पड़ता है. एसआर भी जनरल मीटिंग में होती है, मीटिंग ही वैलिड नहीं रहेंगी, कोरम ही नहीं है तो काहे का एसआर पास होगा? उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन बना दिया ये कि अगर सारे मेंबर्स प्रेजेंट है, हेलो, फिर कोरम इमटेरियल हो जाएंगी. हम मानेंगे मीटिंग क्या है? वैलिड है, कोरम प्रेजेंट है. समझ सभी को? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरम मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग. यानी अगर 6 एजेंडा है, हेलो गाइस, 3 में कोरम प्रेजेंट था, फिर लंच ब्रेक हुआ, लोग खाना खाए निकल गए. ओके, लोग खाना खाए निकल लिए, फिर बचे हुए 3 में कोरम प्रेजेंट नहीं था, तो याद रखना पहले ही 3 एजेंडा जो रिजोल्यूशन पास किया वो वैलिड होंगे, बाद के 3 पास नहीं होंगे. कुछ बुक्स में ऑथर्स लिखते हैं कि वो सिर्फ कमेंसमेंट के समय प्रेजेंट होना चाहिए, वो गलत है और आईसीआई भी उसको वो नहीं करता. ओके, लोगों के इंटरप्रिटेशन वगैरह की बात है, पर याद रखना मैं आपको यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ जो आईसीआई सपोर्ट करती है, और नहीं भी करती तो बता दूंगा कि आईसीआई पे सपोर्ट नहीं करती, तो अपन दोनों टाइप से देखेंगे. ओके,
ठीक है। सेकंड पॉइंट, आज मॉर्निंग में मेरे पास ये इशू आया इसलिए बता रहा हूँ गाइस। देखो जब भी मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ राइट, ठीक है, तो वैसे भी मैं इस मामले में ये हूँ कि मैं 5-6 जगह से कंफर्म करके ही चीज़ें बताता हूँ। ओके, मैं आपको लॉ में जो भी पढ़ा रहा हूँ कंफर्म करके बता रहा हूँ। अब मैंने इतनी क्लासेस ले चुका हूँ, इतनी सारी क्लासेस ले चुका हूँ, अब 12 साल तो हो चुका पढ़ाते हुए। ओके, नंबर 2 मैं यूट्यूब पे भी गया हूँ लाइव बहुत सारे बैचेस के लिए राइट। जहाँ पे भी मैं गलत हूँ स्टूडेंट एक ना एक कमेंट तो लिखेंगे या मुझे पूछेंगे अलग से हेलो। तो ऑल दिस टाइम ठीक है, ऐसे नहीं बोलता कि मेरी गलतियां नहीं होती, ठीक है, कुछ गलतियां हुई भी है और स्टूडेंट से बता बता के वो रेक्टिफाई भी हो गए। ओके, तो व्हाट आई एम सेइंग यू इन दिस क्लास, ठीक है, देयर इज अ ह्यूज चांस कि वो 99% क्या है, करेक्ट है। 1% का तो लगता होगा, ठीक है। 99% क्या है गाइस, करेक्ट है। क्या ये पॉइंट मैंने बताया आपको, समझा आपको ये पॉइंट? अब मैं ये क्यों बोला, सर हमारे तो फलाना टीचर ने ये बताया था, आपने ये बताया है, वो फलाना टीचर बड़ा है मुझसे, आज मॉर्निंग का बता रहा हूँ आपको। ओके, फलाना टीचर आप, ठीक है, आपसे 11 साल से वो पढ़ा रहा है। ओके, एक बार याद रखना, मैं हर चीज में एवरी ईयर एक लेक्चर देखता ही हूँ किसी नए टीचर का। ओके, तो मेरी ये जो छोटे छोटे इंटरप्रिटेशन मिस्टेक्स हो चुकी होगी, ठीक है, वो भी ठीक होती जाती है, ओवर द ईयर होती जाती है। और जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट होता है वहाँ मैं खुद, ठीक है, ज़्यादा रिसर्च करके कंफर्म करता हूँ कि क्या होगा। देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये पूरे जिस्ट में मैं किसी टीचर को सही गलत नहीं बोल रहा, वो बड़ा छोटा नहीं बोल रहा। एक बार समझो कि मुझे भी 12 साल हो चुके हैं। ओके, ठीक है, मैं जिन प्लेटफॉर्म से गया हूँ वो भी हुआ है, रेक्टिफिकेशंस भी हो चुके हैं। तो इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस फास्ट ट्रैक राइट, ठीक है, तो थोड़ा भरोसा करके चलो कि जो टीचर के पास आ रहे हो आप भी अक्रॉस इंडिया है, अपने पास बच्चे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, नेपाल श्रीलंका से भी है, दुबई से भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो अगर आप यहाँ बैठे हो तो ट्रस्ट करो टीचर पे। आपने रेगुलर बैच की ना, अगर उससे भी आपको भरोसा होता तो आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन किए होते थे क्या मेरे पास? तो सुन के आए ना। ओके गाइस, ट्रस्ट करो टीचर पे। आगे बढ़ू तो किसी बुक में, कुछ बुक्स में लिखा है कि कुरान शरीफ प्रेजेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, ठीक है, वो गलत है। कुरान शरीफ प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, ऐसे भी वही रिकमेंडेशन करता है। आगे बढ़ू, द quorum is required even if some members have already cast their votes through e-voting facilities. So the members shall have right to attend general meeting and shall be counted. मतलब अगर ई वोटिंग से आपने वोट किया है, हेलो, तो आपको ऑटोमेटिकली कोरम से हमने काउंट कर दिया है। आप मीटिंग में आओ नहीं आओ, आपको कोरम से काउंट कर दिया गया है। आगे बढ़ो सभी लोग। Kurt Limited is a company engaged in business of manufacturing papers. The company has approached you to explain them the following as per provisions of Companies Act 13. Number 1, quorum for general meeting if the company has 800 members. बोल जल्दी से। 5. Quorum for general meeting if the company has 6,500 members. 30. 500 members. The AOA has prescribed the quorum for the meeting to be 50. अब बोलो, अगर 50 AOA में प्रिस्क्राइब किया, हेलो, तो सबके क्या हो जाएंगे? ये क्वेश्चन अगर सिर्फ थर्ड के लिए है, ये क्वेश्चन सिर्फ थर्ड के लिए है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है, उसके साथ में लिखा है थर्ड के लिए होगा, नीचे अलग से लिखा होगा तो सबके लिए होगा। ओके, तो ऐसे केस में भले ही 500 मेंबर है, कोरम रिक्वायर्ड कितना होगा? 50। वही आंसर में दिया होगा। अब इन सब के लिए आप एक लॉ यूज कर सकते हो ना, काउंटिंग वाला, तो काउंटिंग वाला एक लॉ यूज करना, करंट क्वेश्चन में तीनों क्या आंसर दे देना। और फिर लॉ में ये भी मेंशन करूंगी कि एओए में प्रिस्क्राइब लार्जर कोरम, तो वो भी तो आंसर में कहीं ना कहीं यूज हुआ है ना अपना लॉ। ओके एवरीवन, परफेक्ट। देखो नवंबर 23 में आया हुआ एमसीक्यू, पिछले एग्जाम में, आपके एग्जाम में आता 2 मार्क का था, तो आपको 2 मार्क मिलते कि नहीं चेक करते थे। देन गाइस, रेड फ्लैग लिमिटेड विच इज अ रजिस्टर ऑफिस एट दिल्ली एंड हैविंग 12,500 मेंबर, ओके, इज होल्डिंग इट्स एजीएम इन अशोका होटल, ठीक है, डिस्पाइट स्वाइंग के अरेंजमेंट। 12,500 मेंबर है गाइस, पब्लिक कंपनी है।
Most of the members did not turn up and quorum was not present within the half an hour of the scheduled time of the meeting. As a result, meeting was adjourned. However, due to heavy booking schedule, hotel authorities could not make available for adjourned meetings sufficient space in the same hall. ऊपर लिखा था सेम हॉल प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, राइट? Where meeting was originally called, but allowed current meeting in a different hall. Same floor पे है लेकिन different hall में है. Guys, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा. As the same banquet hall is not available, meeting can be held at a different place as may be decided by board of directors. Okay. AOA of ABC Limited having 998 members. Normally होने चाहिए थे 5, पर आर्टिकल्स ने बोला हुआ है कितना? 7. तो कितना होना चाहिए? 998 members. In general meeting of the company, 4 members are personally present and 3 proxies are present. 998 कितना रिक्वायर्ड था? 5. 4 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है, 3 प्रॉक्सी है. प्रॉक्सी को हम काउंट करते नहीं है, तो कोरम प्रेजेंट है कि नहीं है? ओके. AOA of X Limited required a personal presence of 7 members. At an EGM company, the following members are present at the meeting. Okay. Mr. G being representative of Governor of Punjab, 1. A and B preference shareholders, 0. L and M equity shareholders, 2. R representing 3 member companies, 3. E, F, G, H and proxies, तो 3 और 2 हो गए 5 और 1 हो गए 6. एवं में कितना बोला था? 7. तो कोरम प्रेजेंट है क्या? In which of the following case single member present can constitute a valid meeting? याद है क्या आपको 2 एक्सेप्शन बताए थे मैंने? कौन कौन से थे? If directed by NCLT और क्लास मीटिंग है और उसके बाद सारे क्लास के शेयर्स है, सारे शेयर्स है. ओके, सिर्फ क्लास मीटिंग में रखा करो, क्लास मीटिंग है और उसके बाद सारे शेयर्स है. Where one person holds all the shares of a particular class. ये सही है क्या ना आंसर? AGM convened as per directions of NCLT, it dies that one member. ये भी तो सही है. EGM convened as per direction of tribunal. ट्रिब्यूनल भी तो आ गया, ये भी तो सही है. तो आंसर सही क्या है? ऑल ऑफ दी अबव. If quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding a general meeting of the company और रिक्वेशन मीटिंग गाइस, ठीक है, तो मीटिंग क्या हो जाएंगी? सॉरी, अदर देन रिक्वेशन मीटिंग है, मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न. तो कैंसिल नहीं होंगी, पोस्टपोन नहीं होंगी, इंडेफिनिटली नन ऑफ द अबव, इट शैल बी एडजर्न. ओके बच्चा बाड़ी. सो वी आर वेरी वेल डन विथ सेक्शन 103. जो बात कर रहा है किसके बारे में? कोरम. एक बार जल्दी से कोरम रिवाइज करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की. और सर कोरम सेक्शन 103. सेक्शन 101 क्या था? नोटिस. 102 क्या था? बिजनेस एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. 103 क्या है गाइस? कोरम. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कोरम रिक्वायर्ड कितना है? प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स. 1000 तक 5, 1001 से 5000 तक 5000 के ऊपर बड़े आर्टिकल्स में आप लार्जर कोरम प्रोवाइड कर सकते हो. मेंबर्स जो पर्सनली रिप्रेजेंटेटिव से ही हम काउंट करते हैं. इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव को काउंट करते हैं. कैपेसिटी काउंट करते हैं. जॉइंट मेंबर्स आर काउंटेड एज 1, बट 2 लोगों को काउंट नहीं करते. नंबर 1 और प्रेफरेंस होल्डर्स को हम जनरल मीटिंग में काउंट नहीं करते. सर अगर किसी मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है, इंडिया है, आधा घंटा वेट करेंगे. फिर भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो देखेंगे मीटिंग कौन सी है. अगर रिक्वेशन मीटिंग है तो मीटिंग विल बी, कोई और मीटिंग है तो मीटिंग विल बी एडजर्न. अगर एडजर्न में टाइम डेट दिया होगा तो उस डेट पे होगी. अगर टाइम डेट दिया हुआ नहीं है तो इट विल बी ऑटोमेटिकली एडजर्न टू नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस. ओके, उसके लिए फ्रेश नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है. सर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो जो आया वो कोरम फॉर्म कर देंगे. बट कम से कम क्या होना चाहिए? 2 लोग होना चाहिए. सिंगल पर्सन कोरम कंडक्ट, मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकते. इसके 2 एक्सेप्शन है. इफ डायरेक्टेड बाय एनसीएलटी, देखा ऑप्शन नंबर बी और सी में था, और क्लास मीटिंग ऑप्शन नंबर ए में था. एंड इफ यू होल्ड ऑल द शेयर्स.
ओके, फिर हम मूव किए किसकी ओर, हम मूव किए सर कि अगर सारे मेंबर्स प्रेजेंट है तो मान लेंगे कोरम प्रेजेंट है, भले रिक्वायर्ड कितना भी होगा, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। एंड कोरम शुड प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। अगर कुछ एजेंडा में कोरम प्रेजेंट नहीं है तो वो एजेंडा रेजोल्यूशन पास भी होगा तो वैलिड नहीं है। और ई वोटिंग फैसिलिटी में जिस जिससे ई वोटिंग से वोट किया है हम मान लेते हैं कि वो कोरम में काउंट हो गया। ओके बच्चा पार्टी, सो वी आर डन विथ कोरम सेक्शन 103। आगे बढ़ो, नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस सेक्शन 104 की ओर। चलो गाइस आगे बढ़े क्या हम, चलो सेक्शन नंबर 104 जो है वो कल बचे हुए छोटे सेक्शंस के बंच के साथ में कंप्लीट करेंगे, राइट? ठीक है, तो अभी पहले कंप्लीट करें सेक्शन 105 जो है प्रॉक्सी के ऊपर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगेन मैं बोल रहा हूँ A+ सेक्शन है, MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, स्टार्ट करो जल्दी जल्दी सभी लोग। एनर्जी एनर्जी ब्रेक के बाद आए अपन लोग, हेलो। ठीक है, तो सर व्हाट डू मीन बाय प्रॉक्सी? एकदम सिंपल सी बात है, आप कंपनी मेंबर हो बट आपका जाना अगर पॉसिबल नहीं है और आप चाहते हो आपका वोट काउंट होना चाहिए, राइट? तो आप किसको भेज देंगे? अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देंगे कि भाई जा मेरे बिहाफ में वोट करके आप। उस रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? प्रॉक्सी। सो प्रॉक्सी मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मेंबर। ओके, नॉर्मली प्रॉक्सी मेंबर का एजेंट होता है, मेंबर जो बोलता है उसके हिसाब से वोट करता है। और कंपनी को मालूम तो नहीं पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने प्रॉक्सी अपॉइंट किया है? तो आपको याद है जब नोटिस आता है, नोटिस के साथ में प्रॉक्सी फॉर्म की कॉपी भी आती है, तो ठीक है उस प्रॉक्सी फॉर्म को फिल करके आप कंपनी के पास में सेंड कर देते हो कि मेरे बिहाफ में ये बंदा प्रॉक्सी आएगा। तो जिस फॉर्म के अंदर हम प्रॉक्सी अपॉइंट करते हैं उसे भी क्या बोलते हैं गाइस? प्रॉक्सी फॉर्म। ओके, आगे बढ़ो। नाउ हु कैन अपॉइंट प्रॉक्सी? ऑब्वियसली बात है मेंबर्स विल अपॉइंट प्रॉक्सी, यस और नो? आगे बढ़ो। अब प्रॉक्सी किसको अपॉइंट करेंगे? क्या जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो उसका कंपनी में मेंबर होना जरूरी है? तो आंसर इज नो। जिसको आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हो उसका मेंबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अपॉइंट मेंबर ही करेगा, बट वो अपॉइंट प्रॉक्सी मेंबर को भी कर सकता है, नॉन मेंबर को भी कर सकता है। ओके, हु कैन बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी? अभी मैंने बात किया था, मेंबर भी हो सकता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये देखो, MCQ में आ सकता है। सेक्शन 8 कंपनी में सिर्फ मेंबर को ही आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। सेक्शन 8 कंपनी आप मेंबर को ही प्रॉक्सी अपॉइंट करते हैं, नॉन मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बंदा कितने लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है? अगर नंबर की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 50। अगर वोटिंग राइट्स की बात करें तो मैक्सिमम 10%। समझा गाइस? तो जो प्रॉक्सी रहेगा वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है? 50 लोगों को। ठीक है, मैक्सिमम, या फिर 10% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट, जो भी पहले खत्म हो जाए। तो पहले खत्म हो जाए मतलब क्या? अगर एक ही मेंबर के पास 10% होगा, खत्म हो गया। ठीक है, 5 मेंबर्स के पास में 10% होगा, खत्म हो गया। छठा मेंबर का प्रॉक्सी नहीं रह सकता। ओके, सेम इज 50 मेंबर्स का वो है, लेकिन 50 मेंबर्स के पास 8% ही वोटिंग राइट्स है, तो खत्म हो गया। 51st मेंबर नहीं होता, विच एवर इज अर्लियर। इसमें मजेदार बात क्या है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक के पास में 10% के ऊपर वोटिंग राइट्स हो, फिर वो जिसको प्रॉक्सी अपॉइंट करेंगे उसका 10% का रूल वॉलेट हो जाएगा। ये सब नो गाइस, इसीलिए उसके लिए रूल बनाए, इफ अ मेंबर होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल अपॉइंट्स अ सिंगल पर्सन एज प्रॉक्सी। ठीक है, यानी जिसके पास 10% के ऊपर वोट है वो एक बंदे को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, पर जिसको आपने प्रॉक्सी अपॉइंट किया वो उसी का रहेगा और किसी का नहीं रहेगा, वरना वॉल्यूशन हो जाएगा लॉ का। यस और नो? सच पर्सन शॉल नॉट एक्सेस प्रॉक्सी फॉर एनी अदर पर्सन। आगे बढ़ो फिर से। ठीक है, तो सर प्रॉक्सी मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मेंबर। जिस फॉर्म के अंदर प्रॉक्सी को अपॉइंट करते हैं उसे बोलते हैं सर प्रॉक्सी अपॉइंट तो मेंबर ही कर सकता है, बट जिसको आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हो वो मेंबर भी हो सकता है और नॉन मेंबर। बट इसका एक ही एक्सेप्शन, दैट इज सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी आपको सिर्फ किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? ठीक है, एक बंदा मैक्सिमम कितने लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है? नंबर की बात करूं तो
वोटिंग राइट्स की बात करो तो 10%। हाउएवर जिसके पास 10% के ऊपर होगा वो एक बंदे को प्रॉक्सी अपॉइंट करता है, वो उसी का प्रॉक्सी रहेगा और किसी का नहीं रहेगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस प्रॉक्सी फॉर्म। अब इधर ध्यान देना सब लोग, कुछ क्रूशियल बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है प्रॉक्सी फॉर्म में टाइम टू डिपॉजिट। तो लॉ बोलता है लॉजिकली, ठीक है, कि प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी डिपॉजिट विद द कंपनी एटलीस्ट बिफोर द मीटिंग। सर एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग का मीनिंग क्या हो गया, थोड़ा दिमाग लगाओ। सपोज ये मीटिंग है, एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, यानी मीटिंग से रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूं, राइट गाइस? 48 आवर्स बिफोर बोला है कि आफ्टर, विद इन बोला है, यानी 48 आवर्स के पहले कभी भी क्या चलता है। 50 घंटे पहले करो, 60 घंटे पहले करो, 80 घंटे पहले करो, 100 घंटे पहले करो, 120 घंटे पहले करो, कितने भी टाइम पहले करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके एवरीवन, बट 48 आवर्स से विद इन नहीं कर सकते, तो यहां पे अलाउड नहीं है पहले कभी भी करो। 50 घंटे पहले करो, 70 घंटे पहले करो, 100 घंटे पहले करो, लेकिन 40 आवर्स पहले कर सकते हैं क्या? ये क्लियर होगा सभी को? नेक्स्ट बोलता है आर्टिकल्स में स्पेसिफाई लेसर पीरियड बट नॉट मोर देन 48 आवर्स। अब 48 आवर्स से लेसर पीरियड मतलब आर्टिकल्स में आप 40 घंटे भी लिख सकते हो, 40 घंटे का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। 30 घंटे भी लिख सकते हो, इवन कई कंपनीज तो 2 घंटे पहले लिखती है, 1 घंटे पहले लिखती है। मतलब क्या, मीटिंग में आओ, 1 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म दो, जाओ चाय नाश्ता करो, चाय वाय पी के आओ, ठीक है, और ठीक है आके मीटिंग अटेंड कर लो। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो अगर शॉर्टर पीरियड दिया हुआ है तो किसको फॉलो करेंगे? शॉर्टर पीरियड को। ओके, यानी अगर लिखा हुआ है प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी लॉन्च विद कंपनी 2 आवर्स बिफोर द मीटिंग। हेलो गाइस, और मैंने 5 घंटे पहले किया, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना यार, शॉर्टर पीरियड अलाउड है ना। शॉर्टर पीरियड 2 घंटे का बोल रहा है तो 2 घंटे पहले कभी भी करो ना, 3 घंटे पहले करो, 4 घंटे पहले करो, 5 घंटे पहले करो, 6 घंटे पहले करो, 7 घंटे पहले करो। हेलो, शॉर्टर पीरियड क्या है, अलाउड है। एकदम क्लियर होगा सबको ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आर्टिकल स्पेसिफाई मोर देन 48 आवर्स, यानी 48 आवर्स से लार्जर पीरियड, ओके गाइस, इट शैल हैव इफेक्ट एज इफ पीरियड ऑफ 48 आवर्स हैज बीन स्पेसिफाइड। मतलब 48 आवर्स से ऊपर का टाइम दिया गया तो दिमाग लगाने का नहीं, 48 आवर्स के हिसाब से चेक करने का, राइट गाइस? इससे मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं बढ़िया वाला, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है, एओए में लिखा हुआ है कि आप प्रॉक्सी फॉर्म लॉन्च कर सकते हैं 60 आवर्स बिफोर मीटिंग। तो ये 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम दिया है कि कम का टाइम दिया हुआ है? और मिस्टर ए ने प्रॉक्सी लॉन्च किया 50 आवर्स बिफोर मीटिंग। अब ये देखने के पहले अगर कुछ भी एओए में नहीं लिखा होता, हेलो गाइस, तो 50 आवर्स पहले लॉन्च करता तो वैलिड होता कि नहीं होता? एकदम, मैं ये पॉइंट बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखना। 48 आवर्स पहले कभी भी करो, तो आपने 50 आवर्स पहले किया, वैलिड होता कि नहीं होता? आगे बढ़ू, अब आर्टिकल्स में लिखा है 60 घंटे पहले करना चाहिए, आपने 60 और 48 के बीच में किया, तो वैलिड है कि नहीं है? यानी आप ध्यान नहीं देते हैं। अभी हमने बोला कि आपने 48 आवर्स के ऊपर कुछ भी लिखा तो 48 आवर्स के हिसाब से ही चेक होगा, और 48 आवर्स के हिसाब से चेक होगा मतलब 50 आवर्स पहले भी दिया ना। स्टार्टिंग मैंने क्या किया, 48 आवर्स के रूल को फॉलो करते तो ये वैलिड होता कि नहीं होता? आपने नहीं बोला वैलिड होता, फिर हम वही बोल रहे हैं कि 48 आवर्स के ऊपर कुछ भी लिखा तो 48 आवर्स के हिसाब से ही देखेंगे, तो वही हो गया ना, स्टार्टिंग वाला ही हो गया ना। तो गाइस वैलिड है कि नहीं है? ये एक बार में बच्चों को समझता नहीं, जिसको नहीं समझा मैं फिर से एक बार रिपीट कर सकता हूँ, किसी को नहीं समझा तो फिर से एक बार मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है एवरीवन? वैसे सबको समझ गया। सर प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी लॉन्च विद कंपनी 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग,
38 घंटे से पहले कभी भी दो, 50 घंटे पहले दो, 70, 100, 120, 150, 200, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, सब वैलिड है। ओके गाइस। फिर उसने बोला कि एओए में आप कम टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो कम टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं तो 42 को भूल जाओ, जो कम टाइम दिया उसके हिसाब से चेक करना। फिर बोला है कि 48 से ज्यादा का टाइम प्रिस्क्राइब और किया तो 48 के हिसाब से चेक करना। ठीक है, तो 48 के हिसाब से चेक कर लेंगे। यहाँ पर ज्यादा टाइम दे दिया तो 48 हिसाब से देखेंगे, तो 48 के हिसाब से देखेंगे तो 50 घंटा मतलब 48 के पहले दिया ना, तो वैलिड है कि नहीं है गाइस। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। एमसीक्यू में आ चुका है, मतलब 48 आवर्स को याद रखना है आपको। ओके गाइस, आगे बढ़ो, एकदम क्लियर हो गया। तो प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी लॉन्च विद कंपनी एटलीस्ट, आप 48 आवर्स से कम का टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट आप 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम स्पेसिफाई नहीं करते हैं। कम किया तो कम के हिसाब से चेक करेंगे, ज्यादा हुआ तो फिर 48 आवर्स के हिसाब से चेक करेंगे। ओके एवरीवन। अब कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई हमको प्रॉक्सी फॉर्म चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है, कि किसी ने रॉन्गली प्रॉक्सी तो अपॉइंट नहीं किया। ओके, तो उनके लिए दो रूल है। ऐसा नहीं जब उठे कि भाई मेरे को चेक करना है, ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम आपको 3 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा कि मैं मीटिंग वाला चेक करने वाला हूं। ओके, तो कम से कम आपको 3 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर है गाइस। और आप चेक कर सकते हैं मीटिंग से 24 घंटे पहले से, मीटिंग से 24 घंटे पहले से मीटिंग खत्म होने तक। वापस से, जैसे ये मीटिंग है, मीटिंग से 24 घंटे पहले से चेक कर सकते हो आप, से मीटिंग खत्म होने तक। क्लियर गाइस। तो इंस्पेक्शन के दो रूल है और दोनों रूल फॉलो होने चाहिए। इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है। ओके, नंबर 1, आपको 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। गाइस इसे लर्न करना है, ये बच्चों को ध्यान नहीं रहता, ये मोए मोए है, मोए मोए मतलब यार गड़बड़ी हो सकती है आपके। दूसरा चेक कब करते हैं, मीटिंग से 24 घंटे पहले से मीटिंग खत्म होने तक। आगे बढ़ो। रिक्वायरमेंट प्रॉक्सी फॉर्म, देखो कंपनी ने खुद का प्रॉक्सी फॉर्म भेजा हुआ है आपको, राइट, बट कंपनी लॉ ने भी प्रॉक्सी फॉर्म स्पेसिफाई किया हुआ है MGT 11। तो कंपनी को भी दोनों ऑप्शन है, या तो खुद का प्रॉक्सी फॉर्म भेजे या MGT 11 भेजे। सेम वे सामने वाले को भी ऑप्शन है, भले ही कंपनी ने खुद का फॉर्म भेजा होगा, और उसका फॉर्म अगर घूम गया, मिसप्लेस हो गया, तो वो सीधा MGT 11 भर के भेज देगा। ओके, इस पे भी पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है, और 2013 के पहले भी आ चुका है, पता नहीं कब, लेकिन आ चुका है सेम। तो अगर आपका प्रॉक्सी फॉर्म घूम गया, दिमाग मत लगाओ, MGT 11 भर के भेज दो, इट विल बी वैलिड। क्लियर है गाइस। अब बातें राइट टू प्रॉक्सी, सी जनरल बातें है, सुन लो। प्रॉक्सी है राइट टू अटेंड मीटिंग, ऑब्वियस सी बात है। प्रॉक्सी है राइट टू वोट ऑन पोल, ठीक है। वोटिंग में 2 मेजर वोटिंग याद रखना है, एक है शो ऑफ हैंड, प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड से वोट नहीं कर सकता, बट अगर पोलिंग पेपर में वोटिंग हो रही है, राइट, तो प्रॉक्सी वोट कर सकता है, ठीक है। राइट टू पोल वोट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ चुका है, MCQ भी आ चुका है। ओके, नाउ कई बार क्या होता है, शो ऑफ हैंड से वोट होता है, हेलो, और जो लोग खुश नहीं होते वो पोल डिमांड करते हैं कि हमको इसको पोल से भी करवाना है फिर से। तो पोल डिमांड करने के लिए भी रिक्वायर्ड लोग लगते हैं, हेलो, उसे प्रॉक्सी भी डिमांड कर सकता है, यानी पोल पे वो पोल डिमांड भी कर सकता है और पोल पे वोट भी कर सकता है। तो सर अगर पोल डिमांड में 10% लोग लगते हैं, हेलो, तो प्रॉक्सी डिमांड करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, वो मेंबर्स के जितने परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है उतना काउंट हो जाएगा। जैसे वो प्रॉक्सी है उस मेंबर का जिसके पास 5% वोटिंग है, हेलो, जब पोल डिमांड करेंगे तो उसका 5 भी ऐड हो जाएगा 10% गिनने के लिए। क्लियर एवरीवन। सब लोग मेरे साथ में, इंपॉर्टेंट सेंटेंस, प्रॉक्सी कैन वोट इन पोल एंड प्रॉक्सी कैन ऑल्सो डिमांड पोल।
बट प्रॉक्सी कैनॉट वोट बाय। ओके, मैं इसको हमेशा यही बोलता हूं कि प्रॉक्सी पे कुछ गरीबों के रूल अप्लाई होते हैं, गरीबी के रूल अप्लाई होते हैं। हेलो, बेचारे गरीब को कोई बोलने नहीं देता, ही कैन नॉट स्पीक एट मीटिंग। बेचारे गरीब को कोई गिनता नहीं है, सॉरी गिनता नहीं है। देखा ना, कोरम के लिए काउंट नहीं करता ना प्रॉक्सी को। और हद देखो कि बेचारा आया है वोटिंग करने के लिए पर उसको वोट भी काउंट नहीं कर रहे। एंड शो ऑफ है। लास्ट पॉइंट लिखना, प्रॉक्सी कैन नॉट अपॉइंट अनदर पर्सन एज इज प्रॉक्सी। तो अपॉइंट करने का पावर भी अमीरों के पास है, गरीबों के पास में उसका प्रॉक्सी अपॉइंट करने का पावर नहीं है। और वैसे भी एक रूल है, डेलीगेटस नॉन डेलीगेट प्रोटेस्ट। डेलीगेटस नॉन डेलीगेट प्रोटेस्ट, ठीक है। जिसको खुद को डेलीगेट किया है वो किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। अब तुम खुद ही किसी के रहमो घर के खा रहे हो, तुम खुद किसी से भीख लेके खा रहे हो, तुम किसी और को भीख नहीं दे सकते। समझा क्या? अ प्रॉक्सी कैन नॉट अपॉइंट अनदर प्रॉक्सी। डेलीगेटस नॉन डेलीगेट प्रोटेस्ट, ये एजेंसी से रूल आया कि आप अगर एजेंट अपॉइंट किया तो एजेंट खुद दूसरा एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। ओके बच्चा वाड़ी, आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया। देखो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, राइट गाइस। क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, आया तो श्योर शॉर्ट मार्क है, अपने मार्क में आ रहा है इस चैप्टर पे, ठीक है। सो प्रॉक्सी मीन्स, कम ऑन एवरीवन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मेंबर, ठीक है। जिस पर्सन के बिहाफ पे आपको अपॉइंट किया है, जिस फॉर्म में आप अपॉइंट करते हैं उसे भी क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी फॉर्म। प्रॉक्सी अपॉइंट कौन कर सकता है? मेंबर। कोई भी राह चला थोड़ी अपॉइंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पर प्रॉक्सी अपॉइंट किसको कर सकते हैं? मेंबर को ही प्रॉक्सी अपॉइंट करना है क्या? बट सेक्शन 8 कंपनी में ओके, एक बंदा कितने लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है? नंबर की बात करो तो, पेटर कैपिटल की बात करो तो, बट किसी का 10% के ऊपर ही रहेगा तो वो एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। जिसको उसने अपॉइंट किया वो उसी का प्रॉक्सी रहेगा और किसी का नहीं रहेगा, ठीक है। प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट नॉर्मली कब तक कर सकते हैं? एटलीस्ट बिफोर द मीटिंग। 48 आवर्स लेसर पीरियड बट लार्जर पीरियड, लेसर पीरियड के हिसाब से चेक करेंगे, लेकिन लार्जर पीरियड रहा तो 48 आवर्स से हिसाब से चेक करेंगे। आपको इंस्पेक्ट करना है, आपको बहुत इच्छा हुई कि आपको इंस्पेक्ट करना है, हेलो, तो आप इंस्पेक्ट कर सकते, 2 रूल फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, आपको उसका नोटिस देना पड़ेगा एटलीस्ट, और आप इंस्पेक्ट कर सकते हो मीटिंग से 24 घंटे पहले से मीटिंग खत्म होने तक। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रॉक्सी फॉर्म, ठीक है, कंपनी का भी चलेगा, या MDT 11 भी चलेगा। ये MDT 11 लर्न कर देना भाई। ओके बच्चा पार्टी। बाकी प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड से वोट, मीटिंग में स्पीक, पोल से वोट, पोल डिमांड, क्या दूसरा प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? बाकी कुछ जनरल बातें दी हुई है, पढ़ लेना, अच्छी बात है, अपने काम की नहीं। ओके, यस शान, टेल मी। यस यस, ही कैन अपॉइंट मोर देन 1 प्रॉक्सी, लेकिन ऐसा बोलते प्राइवेट कंपनी में नहीं कर सकते, ठीक है। वो सेक्रेटरी स्टैंड पे लिखा है, लॉ में नहीं लिखा हुआ है, तो पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। ओके, आपने 2 प्रॉक्सी अपॉइंट किया तो आप डिसाइड कर सकते हो ये इतने वोट के लिए और वे इतने वोट के लिए, ऐसा अलाउड है। ओके बच्चा पार्टी, आज से एक जबरदस्त फेवरेट क्वेश्चन, तो वो कुछ समझता नहीं, प्रॉक्सी में यही क्वेश्चन पेल देते हैं हर बार, ठीक है। पेल देते वर्ड पे बहुत बहुत बिग बॉस से बहुत डिस्प्यूट हुआ था, बट इट इज नॉर्मल स्लैंग, ठीक है। चलो, सो ये क्वेश्चन एकदम आई से फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन में, लेकिन वो हर बार यही डालते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली भी कभी तो भी आया है, May 23 में आया है, और मैंने 2 बार और लिखा है, जबकि और RTPS MGC में भी पास में आया हुआ है। ओके गाइस,
देखो आराम से, जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 15 अप्रैल 3 बजे। मीटिंग 15 अप्रैल 3 बजे है। बिना और कुछ दिमाग लगाए तो प्रॉक्सी फॉर्म कब तक भेजना चाहिए? यानी 13 अप्रैल को 3 बजे के पहले। लॉजिक है ना, 48 उसके बीच में होगा ना। 13 अप्रैल, 48 मतलब 2 दिन हो गए। 13 अप्रैल को 3 बजे के पहले। As per notice, the members who are unable to attend a meeting in person can appoint a proxy, and proxy form duly filed should be sent to the company and should reach at least 48 hours. मतलब आर्टिकल्स में वही लिखा है जो लॉ में लिखा हुआ है। मिस्टर एक्स, अब एक्स की बात करते हैं। A member of the company appoints Mr. Y as his proxy and proxy form dated 10/4। कई सारा डेटेड को हमेशा इग्नोर करना, क्योंकि क्वेश्चन में डेटेड नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि लॉन्च करना पड़ता है 48 आवर्स पहले, कंपनी में डालना पड़ता है 48 आवर्स पहले, राइट गाइस। तो डेटेड आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, बट डेट पे इमोशनल नहीं होना। इमोशनल किस पे होना? लॉन्च कब किया, कंपनी के पास लॉन्च कब किया। ओके, तो प्रॉक्सी फॉर्म डेटेड 10/4 was डिपॉजिटेड, ये इंपॉर्टेंट है, बाय वाई विद द कंपनी ऑन 11/4। 13/4 के पहले कभी भी करना चाहता, उसने 11/4 पे किया, वैलिड है कि नहीं है? तो एक्स ने वाई को अपॉइंट किया 11/4, वैलिड। आगे बढ़ो गाइस। Similarly, another member, Mr. W, also gave 2 separate proxies। अब एक को एक में नहीं दिया, एक में देता तो दोनों प्रॉक्सी होते हैं। हेलो, आपने सेपरेट प्रॉक्सीज दिया तो एक बहुत बेसिक रूल है, ठीक है, जो भी आपने बाद वाला किया है वो वैलिड होगा, पहला वाला इनवैलिड हो जाएगा लॉजिकली, प्रोवाइडेड दोनों भी टाइम लिमिट के अंदर दिए हुए। बता दो कैसे, बताओ कैसे। Similarly, another member, Mr. W, also gave 2 separate proxies to 2 individuals। देखो W ने दिया 2 के नाम से, एक किसके नाम से दिया? M के नाम से दिया, एक किसके नाम से दिया? N के नाम से दिया। In case of M, the proxy dated 12/4, डेट इमोशनल मत होना, was deposited with the company on same day। देखो डिपॉजिट कब हुआ? 12/4 को, यहाँ 13/4 के पहले हुआ, वैलिड है। And in favor of Mr. N was deposited on 14/4। तो इसका ये वैलिड हो गया और ये क्या हो गया? इनवैलिड। देखो मैं वही बोला था, देखा है तो जो लेटर भेजा वो वैलिड होता है, प्रोवाइडेड वो टाइम लिमिट के अंदर भेजा है। इसने टाइम लिमिट के अंदर भेजा नहीं है तो एम ही वैलिड होगा। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ कंपनी लाइक हु वुड बी द पर्सन अलाउड टू रिप्रेजेंट, कौन अलाउड रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स के लिए करेंगे वाई और डब्ल्यू के करेंगे एम। मेक सेंस? इस पूरे रामायण महाभारत के लिए लॉ तो एक ही है, प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी लॉन्च विद कंपनी एटलीस्ट। और कौन सा लॉ यूज किया आपने बताओ? ओके, हेलो। शेखर, अ शेयर होल्डर गिव्स अ नोटिस फॉर इंस्पेक्टिंग प्रॉक्सीज। देखो इंस्पेक्ट करने के लिए नोटिस दिया, राइट गाइस, 5 days बिफोर द मीटिंग। सही किया कि गलत किया? एटलीस्ट 3 दिन पहले देना चाहिए ना, 5 दिन पहले दिया, अच्छी बात है, राइट। एंड अपोजेस द कंपनी 2 days बिफोर शेड्यूल मीटिंग फॉर इंस्पेक्शन। हाँ, यह गलती होगी ना, 48 आवर्स पहले चलेगा चेक करने की, जबकि इंस्पेक्ट कब तक कर सकते हैं? मीटिंग से 24 आवर्स पहले से मीटिंग खत्म होने। समझ लो का, समझ लो मराठी में बोला तो हो बोलने का, क्या बोलने का? हो। आगे बढ़े तो यहाँ पे लॉ में आपको दोनों लॉ लिखना पड़ेगा। क्या? कि प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट के लिए, हेलो, इंस्पेक्ट करने के लिए नोटिस का डेट क्या है और कब कर सकते हैं, कंक्लूजन में आंसर लिख देना। आगे बढ़े, शुरू करेगा इस बल्ले बल्ले शाबा शाबा। हेलो, चलो। अ प्रॉक्सी अपॉइंटेड बाय मेंबर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, सही बोल रहा है, राइट टू वोट एक्सेप्ट ऑन पोल। देखो पोल को छोड़ के बोला है, ये भी अलाउड नहीं है, तो आंसर क्या है? बोथ एंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट इनकरेक्ट जो भी लिखा होता है अंडरलाइन करते हैं, नॉट वॉट जो भी अंडरलाइन करते हैं, राइट।
मेंबर्स हु हैज ऑलरेडी कास्ट ई वोट थ्रू रिमोट ई वोटिंग, याद है क्या? ये देखो, मे अपॉइंट द प्रॉक्सी टू अटेंड मीटिंग, चलेगा, बस वो ऑलरेडी वोट कर चुका है ना, बट प्रॉक्सी विल नॉट बी एबल टू वोट। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, एम स्क्वायर, मोए मोए, यहाँ गड़बड़ी हो सकती है, ये अलाउड है। इस पर शायद आईसीआई का भी क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन। ओके, Mr. P was duly appointed as proxy by Mr. M, a member of XYZ Limited, to attend the AGM on vote on behalf. Mr. M died. Hello. And Mr. P attended and voted in the poll at AGM. क्या लगता है, क्या वो कर सकता है? If the company becomes aware of the death of Mr. M before the meeting, the proxy stands cancelled. यानी यहाँ पे डेथ पे कैंसिल नहीं होता प्रॉक्सी, जो कंपनी को कम्युनिकेट होता है उसके बाद में कैंसिल होता प्रॉक्सी। ओके गाइस, एंड द वोट कास्ट मिस्टर पी शैल बी वैलिड। ये पॉइंट को भी ध्यान रखना। पॉइंट क्या लिखा है इसका अपने बेस के पढ़ा, ऑन डेथ ऑफ मेंबर प्रॉक्सी कैंसल्ड कब होता है? ओनली व्हेन डेथ कम्युनिकेटेड टू कंपनी। क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, बहुत रेयरली, चांस ही नहीं है, बहुत अंदर का क्वेश्चन मैंने डाल दिया आपको समझने। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है, ये अंदर क्वेश्चन डाल दिया मैंने आपको कि ऐसा कुछ क्वेश्चन तो आपको ये लॉ मालूम होना चाहिए। A person can act a proxy on behalf of members not exceeding 10% and holding aggregate not more than, अच्छा यहाँ पे है 50, यहाँ पे है 10%, सही है ना? A member holding more than total shares of voting rights can appoint single person, याद है क्या आपको? 10%. A member of dash shall not be able to appoint any other person as his proxy unless such person is a member. कौन सी member ही compulsory है? A member entitled to vote at the meeting of the company or on resolution to be moved there shall be entitled to inspect the proxy. If by the company provides he gives notice to the company in writing. कितने दिन पहले देना पड़ेगा नोटिस? जब बात सब तो आ रहा है आपको। The inspection of proxy lodged with the company कितने दिन? ठीक है, 21 hours before the meeting till Mr. M after appointing Mr. P as proxy himself। अरे ये पॉइंट तो आया नहीं आगे ऊपर, कैसे नहीं आया पॉइंट? नीचे है क्या प्रॉक्सी? ओ नो, अच्छा इसमें लिखाऊंगा, छोटे पॉइंट पे देख ले। चलो, प्रॉक्सी कैन बी रिवोक्ड बाय मेंबर एट एनी टाइम, ठीक है, इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी द मेंबर हिमसेल्फ अटेंड द जनरल मीटिंग। दिख रहा है ये वाला पॉइंट? तो इट इज ऑटोमेटिकली रिवोक प्लस मेंबर का वोट काउंट होगा, है याद रखना। बच्चों को हमेशा बोलता हूं, अगर ओरिजिनल है और डुप्लीकेट है, दोनों मीटिंग में पहुंच गए, जब ओरिजिनल डुप्लीकेट की जरूरत नहीं है। वंस द प्रॉक्सी हैज वोटेड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, ऑब्वियसली बात है कि सबके लिए एप्लीकेबल हो। इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर्स, याद है वोटिंग कौन करता है? फर्स्ट नेम। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रॉक्सी विल बी वैलिड फॉर ओरिजिनल मीटिंग एज वेल एज एडजर्न मीटिंग, मतलब एडजर्न मीटिंग के लिए अलग से प्रॉक्सी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं। इफ मोर देन वन प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड बाय सेम मेंबर द प्रॉक्सी इज रिसीव्ड लेटर, याद है ना? वो भी वैलिड प्रोवाइडेड उसने 48 आवर्स पहले भेजना चाहिए। अपने वो डब्ल्यू केस में एन का 48 आवर्स पहले नहीं भेजा था, इसलिए एम का वैलिड था। अगर एन का भी 48 आवर्स पहले भेजा था तो फिर एन का वैलिड होता। मिस्टर एम आफ्टर अपॉइंटेड मिस्टर पी एज प्रॉक्सी हिमसेल्फ अटेंड द मीटिंग, तो फिर क्या होगा? किसका वोट वैलिड होगा? इसमें क्वेश्चन है, अगर 4 मुद्दे 2 हो चुके थे, हेलो,
उसके बाद एम आया, उसने 3 और 4 पे वोट किया और प्रॉक्सी ने भी वोट किया। हेलो, तो किसका वोट काउंट होगा? एम का होगा, लेकिन पहले के 2 में प्रॉक्सी ऑलरेडी वोट कर चुका था, तो प्रॉक्सी का होगा। समझा क्या बच्चा पार्टी? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई गेस, जिस आप एमसीक्यू आंसर कर रहे हो मुझे दिख रहा है कि आपको समझ गया। ओके, तो आज क्या है? थर्सडे। हेलो गाइस, आज क्या है? थर्सडे ना? तो कल यानी फ्राइडे को हम 104 से लेके 122 तक, यानी 105 छोड़ के पूरा कंप्लीट कर देंगे। हेलो, सैटरडे को 88 से लेके 95 तक पूरा कंप्लीट कर देंगे, यानी ये वीक के एंड तक अपना चैप्टर नंबर 7 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी से बोल रहा हूँ, ओके।